हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 34 हिस्ट्री की। तो हम वर्कशीट में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। क्या हुआ 1848 के बाद? क्या हुआ यूरोप में नेशनलिज्म का क्या हुआ, खत्म होते लगा कि वो अपने एसोसिएशन और अवे होते गया, मतलब कि दूर होते गया अपने डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म से। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफ्टन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर। जो कंजर्वेटिव है उन्होंने क्या किया, स्टेट पावर को प्रमोट करने के लिए नेशनल सेंटिमेंट्स यानी कि जो नेशनलिज्म था उसको क्या किया, हटाते चले गए उसे। वो हमेशा क्या करते, उसे इस्तेमाल करते हैं कि हाँ, कि जो स्टेट पावर सत्ता को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके अलावा उन्होंने कोई इस्तेमाल नहीं। मतलब कि और ये नहीं है कि हाँ आप आइए, आप एसोसिएट कीजिए, पूरा यूनिफिकेशन कीजिए इटली का, जर्मनी का या फ्रांस का, नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो मिडल क्लास जर्मन ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन इन 1848। मिडल क्लास जो थी उन्होंने जर्मन के कुछ डिफरेंट रीजन को यूनाइट करने की कोशिश की, लेकिन इट वॉज रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ मोनार्ची एंड द मिलिट्री। लेकिन इसे रोक दिया गया, रिप्रेस किया गया किसने? मोनार्ची यानी कि राजाओं द्वारा और मिलिट्री यानी सेना द्वारा। From them then on, Persia took a leadership of the movement for the national unification. उसके बाद क्या हुआ, पर्शिया ने खुद ही क्या ले लिया, जिम्मा ले लिया कि अब मैं खुद नेशनल यूनिफिकेशन के ऊपर क्या करूंगा, मूवमेंट करूंगा और मैं उसका खुद लीडर बनूंगा। आगे क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866 टू 1871। क्या हुआ, यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का। उसमें क्या है, यूनिफिकेशन इन द लीडरशिप ऑफ पर्शिया, पर्शिया की लीडरशिप में यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ। द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया ऑटो वन बिस्मार्क वॉज द चीफ आर्किटेक्ट। इसमें क्या हुआ, जो ऑटो वन बिस्मार्क था वो मेन पर्सन था इस यूनिफिकेशन में, ठीक है। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Persian victory and completed the process of unification. 3 साल, 3 लड़ाइयाँ यानी कि 3 wars हुई 7 साल तक, जिसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ और पर्शिया को क्या हुआ, जीत मिली और फिर यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो हुआ कंप्लीट हुआ। इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग केसर विलियम वन वाज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर। और 1871 में क्या हुआ, केसर विलियम को जर्मन का राजा बना दिया गया। The new state placed on strong emphasis on the modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. जो नया स्टेट आया, जो नई सरकार आई, उसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस किया, यानी कि किसके ऊपर इम्पोर्टेंट किया, मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, करेंसी के ऊपर मॉडर्नाइजिंग, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, यानी सबको क्या किया, मॉडर्न किया गया। जो पुराने रूल्स है उसे हटाकर नए रूल्स लगाए गए, नई चीजें बनाई गई। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का यूनिफिकेशन में क्या है, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट, इटली 7 स्टेट में डिवाइडेड थी। ड्यूरिंग द 1830 द जूसेपी मैज़िनी पुट टुगेदर अ प्रोग्राम फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का यूनिफिकेशन के लिए जूसेपी मैज़िनी ने क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। द रिवॉल्यूशन अपराइजिंग ऑफ 1831 एंड 1848 फेल। जो रिवॉल्यूशनरी आंदोलन थे वो क्या हुआ, फेल हो गए 1831 और 1848 के बीच में जो भी थे। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस, सार्डिया पियडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। क्या किया, सार्डिया पियडमोंट ने कुछ डिप्लोमेटिक अलायंस किया फ्रांस के साथ, जिससे कारण ऑस्ट्रियन फोर्स जो थी उसे उसने हरा दिया। इन 1861 विक्टर एमेनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। इटली का फिर राजा बनाया गया किसको, विक्टर एमेनुअल को, सेकंड को। आगे पढ़ते हैं, ये है काउंट कैमिलियो ऑफ कैनवॉर, ठीक है। ये जो पहला इंसान है इसको कौन है, काउंट कैमिलियो ऑफ कैनवॉर, इसके बारे में पढ़ते हैं। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिया पियडमोंट। ये क्या था, चीफ मिनिस्टर है सार्डिया पियडमोंट के। ही लेड, चीफ मिनिस्टर थे। ही लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली थ्रो ही वॉज नेवर रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। इन्होंने क्या किया, लीड किया इटली के रीजन्स को यूनिटी देने के लिए, लेकिन ये खुद ना ही रिवॉल्यूशनरी थे और ना ही ये डेमोक्रेट थे, बट फिर भी इन्होंने क्या किया, लीड किया
ताकि इटली को जोड़ सके। द tactful diplomatic alliance with France was also engineered by the Cavour and thus Austria could be defeated and the unification of Italy was made possible। जो tactful diplomatic alliance था वो फ्रांस के साथ वो इन्हीं की मदद द्वारा किया गया, जिसके कारण क्या हुआ, ऑस्ट्रिया को हराया गया और इटली का यूनिफिकेशन संभव हो सका। आगे है जूसेप्पी गैरिबाल्डी। ही इज नॉट द पार्ट ऑफ रेगुलर ट्रूप्स, ये रेगुलर ट्रूप्स यानी सेना का इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं थे, यानी कि ये रोज का पार्ट नहीं थे, बट ही लेड द आर्म्ड वॉलंटियर्स ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। लेकिन इन्होंने क्या किया, आर्म्ड वॉलंटियर्स जो भी थे, जिनके पास क्या थे, हथियार थे, और जो वॉलंटियर्स थे उनको उन्होंने क्या किया, लेड किया, यानी उनके लीडर बन के इन्होंने हेल्प की यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली की यूनिफिकेशन के लिए। 1860 में इन्होंने क्या किया, ही अलॉन्ग विद द आर्म्ड वॉलंटियर मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज and succeeded in winning the support of local peasant in order to drive out the Spanish rulers। 1860 में इन्होंने क्या किया, आर्म्ड वॉलंटियर्स के साथ ये साउथ इटली और टू सिलिसिस के राज्य में गए, जहाँ पर इन्होंने जो वहाँ के लोकल पीजेंट थे, लोकल जो किसान थे, उनका उन्होंने समर्थन हासिल कर लिया, सपोर्ट हासिल कर लिया कि वो जो वहाँ के जो स्पेनिश रूलर्स है उन्हें हटाना चाहिए। ही हैंडेड ओवर कंट्रोल ऑफ साउदर्न इटली एंड सिसिली टू किंग इमैनुअल सेकेंड एंड दस यूनिफिकेशन ऑफ इटली कुड बी मेड पॉसिबल। इन्होंने साउथ इटली और सिसिली को किंग इमैनुअल को सौंप दिया और इससे क्या हो सका, इटली का यूनिफिकेशन पॉसिबल हो सका। आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं कि हमें वर्कशीट में क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का जो यूनिफिकेशन हुआ उसके पर हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। तो मैंने लिखा हुआ है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट ड्यूरिंग द 1830s। Giuseppe Mazzini put together a program for the unification of Italy. The revolutionary uprising of 1831 and 1848 failed. Through a tactful diplomatic alliance with France, Stardia-Piedmont succeeded in defeating the Austrian force in 1859. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed King of United Italy। यानी कि इटली पहले 7 स्टेट में बटा हुआ था, जिसे मैजिनी ने क्या किया, एक प्रोग्राम किया जिसके कारण वो क्या कर सके, इटली को यूनिफिकेशन कर सके। और इसके बाद जो भी रिवॉल्यूशनरी यानी कि आंदोलन हुए वो क्या हो गए, वो फेल हो गए। फिर क्या किया, सार्डिया पिएडमोंट ने एक डिप्लोमेटिक अलायंस किया फ्रांस के साथ, जिसके कारण क्या हो सका, ऑस्ट्रियन फोर्स को हराया जा सका और फिर विक्टर इमैनुअल सेकंड को राजा बना दिया गया इटली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु बिकेम द जर्मन एम्परर आफ्टर यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन के बाद जर्मन का एम्परर आखिर कौन बना। तो क्या है, इन 1871 द पर्शिया किंग कैसर विलियम फर्स्ट बिकेम द जर्मन एम्परर आफ्टर यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन के बाद पर्शियन किंग कैसर विलियम फर्स्ट जो था वो राजा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन के फीचर्स क्या क्या है। तो मैंने लिखा है फीचर्स ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन इन द लीडरशिप ऑफ द पर्शिया। पर्शिया के लीडरशिप में क्या हुआ, यूनिफिकेशन स्टार्ट हुआ। द चीफ मिनिस्टर ऑफ पर्शिया ओटो वॉन बिस्मार्क वाज द चीफ आर्किटेक्ट। क्या हुआ, जो पर्शिया का चीफ मिनिस्टर था वो ही इसका चीफ यानी कि मेन मेंबर था। आगे 3 war over 7 years with the Austria, Denmark and France ended in Persian victory and completed the process of unification। 3 साल तक 7 साल तक 3 बार युद्ध करने पर किसके साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, इसमें क्या हुआ, पर्शिया को जीत मिली और फिर यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सका। इन जनवरी 1871 द पर्शियन किंग कैसर विलियम I was proclaimed जर्मन एम्परर, और जर्मन का फिर राजा बनाया गया किसको, केसर विलियम को। द न्यू स्टेट प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। जर्मनी का जो नया स्टेट आया, न्यू स्टेट यानी नई सरकार आई, इसमें क्या किया, करेंसी को मॉडर्नाइजिंग, बैंकिंग और लीगल और जुडिशियल सिस्टम को क्या मॉडर्नाइज किया, यानी कि जो नए रूल्स बनाए गए, नई चीज़ों को जोड़ा गया। जो पुरानी चीज़ें हैं वो ओल्ड हो गई थी, वो लोगों के लिए सही नहीं थी, इसलिए उसे नए में बदला गया। Why do you think the nationalism in Europe moved away from its association with democracy and nationalism after 1848? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो यूरोप में नेशनलिज्म था वो
दूर हो गया अपने डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म से कब? 1848 के बाद से। तो मैंने इसका आंसर लिखा है आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। क्या हुआ? वो अपने एसोसिएशन यानी जहां से वो स्टार्ट हुआ था वहां से वो हट चुका है। कैसे हटा? नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स वर ऑफ्टन मोबिलाइज्ड बाय द कंजर्वेटिव फॉर प्रोमोटिंग स्टेट पावर। स्टेट पावर को बढ़ाने के लिए कंजर्वेटिव ने क्या किया? नेशनलिज्म सेंटिमेंट को यूज किया। बट मिडिल क्लास जो जर्मन थी उन्होंने क्या किया? ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन। उन्होंने डिफरेंट रीजन को यूनाइट करने की कोशिश की, बट इट वॉज रिप्रेस्ड बाय द मोनार्ची एंड द मिलिट्री। लेकिन इसे रोका गया मोनार्ची और मिलिट्री के द्वारा। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन इटली साइंड एज द नेशनलिज्म इन कन्फाइड इन सम एरिया। जो जर्मन और इटली का यूनिफिकेशन हुआ वो क्या दर्शाता है कि जो नेशनलिज्म है वो कुछ एरिया में सीमित हो गया, बाकी सारे देशों का हमने यूनिफिकेशन नहीं देखा। द अनाउंस ऑफ किंग इज स्टार्टेड चेंजेस फ्रॉम डेमोक्रेसी टू मोनार्ची सिस्टम। लेकिन जो फिर से राजाओं को अनाउंसमेंट हुआ कि राजा फिर से आ गए, ये क्या हुआ? डेमोक्रेसी से फिर से मोनार्ची सिस्टम में स्टार्ट हो गया। लेकिन ये बात है कि जो मोनार्ची सिस्टम है अब क्या है, वो ज़्यादा अच्छा है। उसमें क्या है? मॉडर्नाइजिंग, जो नई नई चीज़ें है उस पर मॉडर्नाइजिंग की तरफ ध्यान दिया गया है कि जो नए रूल्स बनाए गए जो लोगों के लिए अच्छे हो सके और उनके लिए फ़ायदा कर सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।